आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ संजय दुबे। स्वागत है आप सभी का इस विशेष पॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईआईटी रुड़की के फॉर्मर प्रोफेसर प्रोफेसर एमपी जैन, जिनसे हम बातचीत करेंगे उनकी लाइफ के बारे में। और आज जो इंजीनियरिंग का दौर है, जो इंजीनियर्स हमारे देश में दुनिया भर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तरह तरह के इंजीनियरिंग चेंजेस पूरी दुनिया भर में आ रहे हैं, उसको लेकर के आज हम प्रोफेसर जैन से बातचीत करेंगे। तो इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि आप प्रोफेसर बनने के लिए कैसे इंस्पायर हुए, कैसे आपने सोचा प्रोफेसर बनना है। जनरली जब लोग आईआईटी से पास आउट होते हैं तो जॉब के लिए जाते हैं, कैसे आपने सोचा इसके बारे में, प्लीज हमें। ये ऐसा है कि मैंने हायर स्टडीज के लिए मुझे जाना था यूएस से। और मैंने यूएस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी लिया था। लेकिन उसी पीरियड में मेरे को पासपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम हुई। तो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम यूएस से नहीं जाते हो तब तक Yes. तुम कोई रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर लो। तो मैंने आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर सीएस घोष थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम सितंबर में जाओगे तो सितंबर तक तुम मई मार्च से मैंने ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा तुम सितंबर तक रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर लो, और उसके बाद में जब जाना है चले जाना। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और चूंकि फिर मैं यूएस से नहीं जा पाया तो मैं फेलोशिप में ही कंटिन्यू किया। और उस समय जो फेलोशिप होती थी, बी के बाद ही सीनियर फेलोशिप मिल जाती थी। तो मुझे 400 से 950 का ग्रेड भी मिल गया। और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड पावर होता है, उसकी रिसर्च स्कीम हमारे डिपार्टमेंट में थी। तो उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया। और उस समय एक प्रोविजन था आईआईटी रुड़की में, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की उस समय होती थी, कि आप पार्ट टाइम एमई कर सकते थे 3 साल में। तो मैंने पार्ट टाइम एमई भी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से आपकी जर्नी एज ए प्रोफेसर वहां पर शुरू हुई। जी। सर, आज जो इंजीनियरिंग का दौर है, जैसे आज हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक टाइम पर इंजीनियरिंग फील्ड में सैचुरेशन हो गया है, ज्यादा इंजीनियर्स हो गए हैं और हमारे यहाँ जॉब्स कम हो रहे हैं। और अब तो एआई के इंट्रोडक्शन के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल जॉब्स का जो ये मार्केट है वो काफी खतरे में आ गया है। क्या आपको लगता है कि क्या इंजीनियरिंग फील्ड अब सैचुरेटेड हो गई है, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और इस दिशा में कुछ काम किए जाने की जरूरत है, या फिर क्वालिटी इंजीनियर्स की डिमांड आज भी है? देखिए, जब हम लोगों ने पास किया था 1964 में, उस समय पूरे देश में सिर्फ 10 या 12 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। और इंजीनियरिंग में अगर किसी का सिलेक्शन होता था तो इट वाज कंसिडर्ड एज ए लॉटरी। हम्म। लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज़्यादा हैं कि नाउ इंजीनियरिंग एजुकेशन इज ए नॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ नॉट ए कोवेटेड एजुकेशन। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्वालिटी इंजीनियर्स की अभी भी बहुत कमी है और बहुत आवश्यकता है। और ख़ास तौर से आईटी फील्ड में तो इंजीनियर्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1980 से 2004 तक आईआईटी में प्लेसमेंट इंचार्ज भी रहा। जी। और हम लोग जो है सारी कंपनियों में, इंक्लूडिंग गूगल और जितनी भी इंफोसिस, कॉग्निजेंस एंड टीसीएस, सब में हम लोग, हमारे स्टूडेंट जाते थे। उस समय हम ये कहते थे कंपनी से कि भैया आपको जो 100% सूट करता है उसको लीजिए, क्योंकि जिसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे वो आपका लॉस होगा और किसी दूसरे का गेन होगा। तो आज एक भी चीज स्थिति यहाँ पे, यह है कि जी। एक छोटी सी चीज हाईलाइट करना चाहता था। अभी न्यूज पढ़ते हैं, बार बार ऐसे आता है कि आईआईटी मुंबई के कुछ बच्चे या किसी आईआईटी में 100% प्लेसमेंट नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है या फिर जॉब्स की कमी मार्केट में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोफाइल आप चाहते हैं, राइट सर। जिस कंपनी जो कंपनी का प्रोफाइल आप चाहते हैं वो नहीं मिलता। और राइट देखिए सर। आईआईटी में भी सब स्टूडेंट बहुत बढ़िया नहीं है। तो जी कुछ जी। स्टूडेंट हैं जो कि आईआईटी में पढ़ते हैं, लेकिन आईआईटी की वो लायक नहीं होते, और राइट। आईआईटी से वो फुल्ली क्वालिफाइड नहीं होते। तो उनका जी। अगर प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी एस्पिरेशन फिर भी कम नहीं होती। एस्पिरेशन राइट। उनकी यही रहती है कि चूंकि हम तो आईआईटी से हैं तो हमें तो बेस्ट जॉब ही मिलना चाहिए। जी तो जी। इस तरह की बात है। वरना जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आईआईटी से हों चाहे अच्छे कॉलेज से हों, इवन नॉर्मल कॉलेज से, देखिए मैं
रिटायर हुआ IMS यूनिजन यूनिवर्सिटी देहरादून से एज चांसलर। अच्छा। तो जी। हमारी सिस्टर इंस्टीट्यूट DIT यूनिवर्सिटी है। तो DIT यूनिवर्सिटी से भी बच्चे बहुत अच्छे प्लेस होते हैं। तो ऐसा जी। नहीं है कि कोई जॉब की इतनी ज्यादा कमी है, लेकिन ये बात जरूर है कि लोग अच्छे इंजीनियर्स को देख रहे हैं, न कि खाली क्वालिफिकेशन को देख। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता। आपने B क्वालिफिकेशन ले ली तो पहले ये गारंटी थी कि आपको जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन अब B क्वालिफिकेशन के साथ में आपने सीखा होना चाहिए। अगर आप सीखते हैं तो आपको जॉब की कोई कमी किसी समय नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बात बिल्कुल सही है, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। सर, आज के दौर में जो आज स्टूडेंट्स हैं, मैं एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, वहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 11th 12th के जो यंग जनरेशन है, उनके जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मोबाइल के इवोल्यूशन के बाद और इन सब इंटरनेट के और तरह तरह के सोशल साइट्स के थ्रू आज के जो बच्चे हैं वो अपना अटेंशन स्पैन को कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या अगर इसी तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से सोशल मीडिया और इसका इन्फ्लुएंस बच्चों पर पड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये धीरे धीरे जो क्वालिटी ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक अच्छे प्रोफेशनल, अटेंशन डिटेल वाले प्रोफेशनल्स तैयार होना बंद हो जाएंगे मार्केट में? क्या लगता है आपको जो आज का दौर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। देखिए, हर समय में ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो जी। कैरियर कॉन्शियस है और जो सीख करके कमाना चाहते हैं। और कुछ जी। ऐसे लोग हैं, जैसे मैं शारदा यूनिवर्सिटी में था, तो कुछ बच्चों का मानना ये होता था कि अगर हमने फीस दे दी, और पेरेंट्स का भी ये मानना होता था कि हमने फीस दे दी, अब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि हमको पास करें और हमें जॉब दिलवाएं। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हो नहीं अगर सकता। आप क्लास में नहीं आएंगे, जी। सीखेंगे ही नहीं, तो आपको जॉब कैसे मिलेगा? अगर बिल्कुल हम बच्चे बिल्कुल। उनसे कहते थे, पेरेंट्स से, कि भैया अगर आपके बच्चे क्लास में नहीं आएंगे तो हम आपको SMS भेजेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। कहते नहीं, हमें इन्फॉर्म मत करिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, हमने तो आपके यहाँ एडमिट करा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ाएं, आप इनको पास करें। 10% वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे, कॉलेज में जी। आएंगे गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे, क्लास में नहीं आएंगे। तो जी। हमने उन सबको डिबार कर दिया। मैंने 138 बच्चों को डिबार किया था एग्जाम से। और उनके जो पेरेंट्स थे, कोई जज के बेटे थे, कोई जो है पुलिस के बेटे थे, कोई समाजवादी पार्टी के बेटे थे, कहने लगे आप कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा मैंने तो रोक दिया, अब आप सोचिए क्या करना है। कैन यू बिलीव जी। कि उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम्हें पास होना है तो मैं तुम्हारी समर टर्म में नॉर्मली मैं 3 सब्जेक्ट देता था, मैंने कहा मैं 6 सब्जेक्ट दूंगा। तुम 9 से 5 तक क्लास में बैठो, पूरी क्लास अटेंड करो, पूरे ट्यूटोरियल करो, पूरे प्रैक्टिकल करो, और अगर तुम पास हो जाओगे तो हम आपको पास कर देंगे। तो सब मेरे पैर छुके गए कि सर आपने तो हमारा एग्जाम 1.5 महीने डिले कर दिया। लेकिन मेरा पर्पज क्या था? उनको पनिश करना था या उनको सिखाना था? वो नो, जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस 10 से 11% रहती थी, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिना नागा के बैठे, एक भी एब्सेंट नहीं हुए। तो अगर वो पास हो गए तो क्या बुराई हुई, ये बताइए मुझे। अच्छी बात है, एक बड़ा बदलाव है, एक पॉजिटिव चेंज है ये। ऐसा ही राइट। हमने यहाँ IMS में भी किया था। IMS में जी। दिसंबर 13 में 300 बच्चे, वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हमारा उस समय कॉलेज भी था, मतलब कोई यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन कुछ बच्चे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी हमारे संस्थान में पढ़ते थे। तो मैंने जी। 300 बच्चों को रोक दिया एग्जाम से। लेकिन जब वो एक बार वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा हमारी अटेंडेंस तो पूरी है। हाई कोर्ट में हमने अपने रिकॉर्ड भेजे तो उनकी अटेंडेंस कम थी, तो उसमें गवर्नर साहब के भांजे भी थे। तो हम्म। लेकिन उसके बाद में 5 साल में रहा IMS में, कोई स्टूडेंट इनडिसिप्लिन नहीं हुआ, सब बच्चे क्लास में आए। कैन यू बिलीव कि हमारी एवरेज अटेंडेंस आज के दिन भी 80% है। दैट्स ग्रेट मोदी इम्प्रूवमेंट इंस्टीट्यूट सर। में मैं 10 साल के बाद गया, तो वहाँ के जो चेयरमैन मिस्टर RP मोदी थे, उन्होंने उस समय के वाइस चांसलर मिस्टर अडवाणी थे, उनसे कहा कि जैन साहब के जमाने में 90% अटेंडेंस रहती थी। तो मेरे को उन वाइस चांसलर मुझे ना पहचानते थे ना जानते थे, उन्होंने स्टूडेंट से स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाई। देखिए, होता यह है कि आपको एक सख्त होना पड़ता है, आपको स्टूडेंट का हित देखना पड़ता है, न कि स्टूडेंट में पॉपुलर होना है। दो बातें हैं, एक तो आप स्टूडेंट में पॉपुलर होइए,
दूसरा ये है कि आप स्टूडेंट के रियल हितों का ध्यान रखें। तो जब हम स्टूडेंट के रियल हितों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो लक्ष्मणगढ़ में थी, उसमें एक्सेंचर कंपनी आई। कैन यू बिलीव, उन्होंने पूल कैंपस में जयपुर में हुआ और मैक्सिमम बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए। तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा कि हम अपना कैंपस रिक्रूटमेंट आपके कैंपस से ही शुरू करेंगे। जी। तो देखिए, ये बात है कि मोटिवेट करने की, डिसिप्लिन मेंटेन करने की, बच्चों को सिखाने की इच्छा होने की और बच्चों को सीखने की इच्छा होने की। बच्चों को ये एक पता सवाल लग इसमें गया कि जी और ऐड करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे टीचर्स, आप लंबे समय तक प्रोफेसर रहे, बच्चों को पढ़ाया, उनको डिसिप्लिन, साथ साथ आप जी मैनेजमेंट कोर्स भी आपने शुरू किया आईआईटी रुड़की में। मैं ये समझना चाहता हूँ, जी आज के जो टीचर्स हैं, हमारे जैसे यंग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, कैसे उनको बच्चों को मैनेज करना, डिसिप्लिन में रखना, साथ साथ उनमें एक अच्छा नॉलेज इंपार्ट करना, ताकि एक अच्छे प्रोफेशनल और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के तैयार हो। एक टीचर के रिस्पेक्ट से, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हैं, क्या सलाह देते हैं आज के टीचर्स को? देखिए, ऐसा है ना कि चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, यस। हमने स्टूडेंट के लिए आईआईटी रुड़की में उस समय ड्रेस कोड नहीं था, पर हमने कहा कि आपको ब्लेजर पहन के आना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। आपको जूते पॉलिश करके आने पड़ेंगे, आप क्लास में लेट नहीं आ सकते हैं। तो उसकी वजह से जो डिसिप्लिन 98 में हमने शुरू किया था, जो उस समय हमने डिसिप्लिन शुरू किया था, वो आज तक लागू है। और उन बच्चों को जॉब में आज तक कभी दिक्कत नहीं आई। उनको हमने ये सिखाया था कि जब आप समर ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आप 15 मिनट पहले पहुंचेंगे ट्रेनिंग के लिए, और अपने जो ट्रेनर हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे सीखेंगे। तो टीचर्स का भी देखिए, टीचर्स को अगर आप ये बताएंगे कि भैया आपका काम सिखाने का है, और अगर आप नहीं सिखाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो वो जो है, अगर आपको जो भावना स्टूडेंट में लानी है, वही टीचर में लानी है। तो मैंने आईआईटी जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, मैं अल्टरनेट हाइड्रोजन सेंटर का डायरेक्टर भी रहा। तो हमने ये सिखाया कि आपको काम करना है, पूरा काम करना है, और काम करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो एचईसी हमारा अल्टरनेट हाइड्रोजन सेंटर था, वो बंद होने वाला था, उसमें 60 लोग थे। तो मेरे को डायरेक्टर बना दिया गया। तो मैंने कहा भैया, आप, मैंने डायरेक्टर तभी बनूंगा जब आप सब काम करेंगे। तो सबने काम करना शुरू किया। पहले क्या होता था कि 95% काम किया आपने, 5% छोड़ दिया, तो पैसा आपको मिलता नहीं था। मैं लखनऊ में गया और मैंने ये कहा, जो हमारे स्टेशनरी बोर्ड थे या जो दूसरे संस्थान थे, कि आप हमें काम दे दीजिए, पैसा मत दीजिए, जब हम पूरा कर दें काम तब हमें पैसा दीजिए। लोगों ने कहा ये तो कमाल के डायरेक्टर हैं आप, लोग तो कहते हैं आप पहले पैसा दीजिए, आप कहते हैं पहले काम दीजिए। तो हमें टीचर्स में ये सिखाना है कि अगर आप अपना काम चुस्ती से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, कंपनी आपकी इज्जत करेंगी। तो हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी स्टूडेंट आज भी इज्जत करते हैं। तो उसका एक ही गुरु मंत्र है कि आपको बच्चों को ठीक से सिखाना है, बच्चों में पॉपुलर बन के नहीं जीना है, बल्कि बच्चों को सिखाने वाला बनना है। तो अगर आपकी रेपुटेशन ये रहेगी कि हमारे टीचर हमें सिखाएंगे, न कि पॉपुलर बनेंगे, आप एब्सेंट हैं बड़ी अच्छी बात है, आप क्लास में नहीं बड़ी अच्छी बात है, तो उससे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब होगी, आपके डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब होगी तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो उससे ना टीचर्स का फायदा है, ना इंस्टीट्यूट का फायदा है, न ही एम्प्लॉयर का फायदा है, न ही किसी का फायदा है। तो जहाँ मेरा तक मेरी मानना यह जानकारी, है कि आपको आप अपनी बात पूरी आपको ये करिए बात जी। सिखानी पड़ेगी कि भैया सबको सिंसियरली काम करना है, और सिंसियरली जी। काम नहीं करना है तो आपको वार्निंग इश्यू करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल बताना बिल्कुल। पड़ेगा कि ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जहाँ बात तक है। मेरी जानकारी है, आप 1964-65 में प्रोफेसर आप बने, अगर मैं सही हूँ जी तो। जी तो उसके बाद तब के दौर में, तब सरकारें अलग थी, आज सरकारें दूसरी हैं। उस जमाने से आज के जमाने में सरकारों का जो आप प्रोत्साहन देखते हैं विज्ञान के प्रति, इंजीनियरिंग के प्रति और इन सब चीजों के प्रति, क्या अंतर दिखता है, क्या अप्रोच में बदलाव हुआ है, एज फार एज वी हैव जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं?
देखिए ऐसा है ना कि जैसे आईआईटी रुड़की थी या जी। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की थी, उसमें यूपी सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, और जी। यूपी सरकार को मालूम था कि हमारा इंटरफेरेंस कोई मानेगा नहीं। लेकिन जी। अब जैसे हम देहरादून में हैं, उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड को सरकार को कोई लेना नहीं, आप पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, आप सिखाएं नहीं सिखाएं। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अपनी रेपुटेशन की परवाह है, और वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करते हैं। मेरे को, जब मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर 13 में हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा था, मेरी बिल्डिंग टूट जाए, शीशे टूट जाए, आग लग जाए, आप जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं है आप उनको अंदर मत आने दीजिए। तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बनी, और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन आज तक है। तो वो रेपुटेशन जो बनाने की इच्छा है, जिस मैनेजमेंट में है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। और जिसको सिर्फ पैसे बनाने हैं, सीखे नहीं सीखे बच्चा उसकी मर्जी है, तो वो अलग बात है। तो मेरा मानना यह है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी भी हैं, और गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को तो अपनी, देखिए हमारे चेयरमैन साहब का ये था आईएमएस यूनिजन यूनिवर्सिटी में, जी। कि अगर किसी सेक्रेटरी का या मिनिस्टर का फोन आता था, वो कहते थे सर देखिए मैं अटेंडेंस में कोई दखल नहीं दे सकता, डिसिप्लिन में कोई दखल नहीं दे सकता, हाँ अगर आप एक आध बच्चे की फीस माफ करानी है वो मैं कर दूंगा, जी। जी। एडमिशन मैं उसी को दूंगा जो कि डिजर्व करता है। लेकिन अगर कोई बच्चा एडमिट हो गया है और गरीब है, या आपकी सिफारिश है, तो मैं उसकी फीस माफ कर दूंगा। तो उसके अलावा मैं एग्जामिनेशन के नंबर कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं कोई अटेंडेंस में कंसेशन नहीं दे सकता, मैं कोई पढ़ाई में कंसेशन नहीं दे सकता। तो इसलिए वो हमारे बच्चे इतने अच्छे प्लेस होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो बीबीए के बच्चे हैं वो एयरलाइंस में जाते हैं, और वो हमें एयरपोर्ट पर पैर छूते हैं, सर हम बीबीए के पढ़े हुए हैं, या जो मास कम्युनिकेशन का बी है उसके पढ़े हुए हैं। तो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखा है। हमारी इंस्टीट्यूट में सीखने वालों की कदर है। हम, कोई भी बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो उसके पेरेंट्स को एसएमएस कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, फोन कर देते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। और अगर कुछ बच्चों ने हमें वहाँ मोदी में कहा कि जी हम तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपको क्या लेना देना है। हमने कहा, देखिए आप हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपको हमारे नियम से चलना है। अगर आप हमारे नियम से नहीं चलना चाहते तो हमको नो ऑब्जेक्शन दे देंगे, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ऐसे ही जब ये हमारे गवर्नर साहब के भांजे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कैसे मैनिपुलेट होती है। हमने, कोई बात नहीं, हम सिर्फ आपके भांजे के साथ एक ही कंसेशन कर सकते हैं कि अगर उसे नो ऑब्जेक्शन चाहिए हम नो ऑब्जेक्शन दे देंगे, आप फिर उसे कहीं से पास कराइए, फेल कराइए, जो आपकी मर्जी है कीजिए, हम तो इसको एग्जाम में बैठने देंगे। तो बात यह है कि सरकार से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बात जरूर है कि जैसे यूपी में है, कुछ सरकारें नकल कराती थी, अब नकल नहीं करा होने देते, तो वो तो फर्क है, वो तो फर्क है। लेकिन ज्यादातर सरकारें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, उनको अपने उससे लेना देना है। अगर उनकी सिफारिश चलती है तो चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती तो नहीं चलती, तो वो जबरदस्ती कैसे बिल्कुल कर सही। लेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। आप एक पॉइंट और, बच्चों का जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के जो इंजीनियरिंग के चाहे स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, उनकी लाइफ में जो एकेडमिक प्रेशर है, वर्क लाइफ उनका जो, चाहे उनका वर्किंग या पढ़ाई उनका वर्किंग है, उसको बैलेंस करना, स्ट्रेस से तमाम चीजों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं, लाइफ का जो एक मैनेजमेंट है उनका, उसको लेकर के आप कुछ पॉइंट्स अगर बता सकें जिससे वो खुद को बेहतर, एक अच्छा वो बना सके, प्रोफेशनल बना सके, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा मानना ये है कि ऐसी जी। कोई बात नहीं है। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं, जी। आप दूसरे आपके व्यवस्था नहीं है, आप जी। मोबाइल पर, अगर आप मान लिया मोबाइल ही 5 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ेंगे जी। कहाँ से? तो आपको टाइम नहीं रहेगा। अगर आप टाइम को ऐसे मैनेज करते हैं कि भैया हमें अपना करियर बनाना है। हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि भैया या तो तुम 21 साल मेहनत कर लो और 40 साल आराम कर लो, या 21 साल मस्ती कर लो और 40 साल क्लर्की कर लो। बात सही है ना? तो ये बात बिल्कुल। बच्चों को समझनी पड़ेगी कि भैया अगर तुम्हें करियर बनाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी,
और जो कोर्स है उसको मेहनत से पूरी करो, और जो उससे मेहनत पूरी करना चाहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेस नहीं। ये सब बेकार की बात है कि कोर्स को पूरा करने में कोई स्ट्रेस आता है, कोई स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस काहे को आता है भैया? स्ट्रेस आता है जब आप ड्रिंक करते हैं, स्ट्रेस आता है जब आप गलत काम करते हैं, स्ट्रेस आता है जब समय आप से मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते हैं। जी जी तो अगर आप पोर्नोग्राफी देखेंगे, कुछ करेंगे, तो उससे आपका टाइम, देखिए टाइम तो 24 आवर्स है। अब जी आप 24 घंटे में अगर आप उसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने कैरियर के इस्तेमाल करते हैं, तो आपको स्ट्रेस काहे को होगा? पहले तो आप टाइम खराब कर देंगे मोबाइल पर और लैपटॉप पर, और फिर जी आपको टाइम रहेगा नहीं। जब टाइम नहीं रहेगा तो फिर स्ट्रेस होगा। सर, तो ये आपकी मर्जी है बिल्कुल कि बिल्कुल आप अपने टाइम को, जिस काम के लिए आप आए हैं, देखिए आप किस काम के लिए आए हैं इस कॉलेज में? पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, तो बनाइए ना। तो उसमें कहाँ से स्ट्रेस आएगा, मुझे बताइए? अगर किसी को टाइमली अच्छा सारी काम चीजें करने में कंप्लीट। स्ट्रेस होता है? जी जी जी। तो बहुत कोई अच्छा स्ट्रेस लगा नहीं सर, होता। आपसे बात करके बहुत सारी चीजें सीखने, समझने को, जानने को मिली। और मुझे जरूर जी पूरा भरोसा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ उनकी लाइफ एनरिच होगी। बेशकीमती समय सर आपने हमारे लिए निकाला और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एमपी जैन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर।